सुपर गुरु की प्रीमियम लाइव क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने सुपर गुरु ऐप के फाउंडेशन डे के ऊपर ये प्रॉमिस किया था कि यूट्यूब कम्युनिटी के लिए हम लोग कुछ विशेष लेकर आएंगे। तो हाँ, ये क्लास आप लोगों के सामने है। ये क्लास एक प्रीमियम क्लास थी जो हम लोगों ने किसी बैच में ली थी। उन लोगों के एग्जाम्स पूरे हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत खास हो सकती है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। हम लोग इसकी पूरी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, टर्म हार्मोन वाज गिवन बाय। टर्म हार्मोन किसने दिया? हार्मोन शब्द किसने दिया? तो हार्मोन शब्द सर्वप्रथम दिया था एक वैज्ञानिक ने, जिसका कि नाम था स्टार्लिंग। कभी कभी वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर भी प्रश्न पूछ लेते हैं, और कभी कभी इतने सिंपल प्रश्न पूछ लेते हैं कि आपको यकीन भी नहीं होता है। इसलिए बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग रखिए और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग रखिए, राइट। सो द हार्मोन टर्म वाज गिवन बाय स्टार्लिंग। फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, पहला हार्मोन डिस्कवर जो हुआ था वो कौन था? एक्टिव पार्टिसिपेशन भी रखिए, जिन लोगों को आता है वो ज़रूर जवाब दें, राइट। आप लोगों की तैयारी का भी मुझे मालूम पड़ेगा कि किस लेवल की तैयारी चल रही है। तो सबसे पहला जो हार्मोन खोजा गया था वो सिक्रीटिन था, जो कि पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक जूस के स्त्रावन के लिए, पेनक्रियाटिक या अग्नाशयी रस के स्त्रावन के लिए। तो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड वाज सिक्रीटिन। हार्मोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? दो नाम देते हैं। एक नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, यदि मैंने पढ़ाया होगा तो ज़रूर आप लोगों ने उसके अंदर ये देखा होगा। हार्मोन्स को हम लोग ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं। नहीं, एंजाइम नहीं कहते हैं प्रियंका, राइट। हार्मोन्स को हम ऑटोकॉइड्स भी कहते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं। रासायनिक संदेशवाहक, रासायनिक संदेशवाहक, रासायनिक संदेशवाहक या केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। ऑटोकॉइड्स कह दीजिए या केमिकल मैसेंजर्स कह दीजिए। यस, रजनी ने भी सही आंसर दिया है, ऑटोकॉइड्स और रासायनिक संदेशवाहक। नेक्स्ट है, फेरामोन्स आर ऑल्सो कॉल्ड। आपको मालूम है कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी के बाहर स्रावित होते हैं, बॉडी के बाहर सिक्रीट होते हैं, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं? तो दो नाम से जानते हैं। एक तो दोस्तों कहते हैं एक्टो हार्मोन्स, क्योंकि बॉडी के बाहर स्रावित होते हैं इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टो हार्मोन्स कहते हैं। और अंकुर ने एक और नाम लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं? वोलेटाइल हार्मोन्स। वोलेटाइल हार्मोन्स भी कहते हैं। वोलेटाइल हार्मोन्स का मतलब होता है वाष्पशील हार्मोन। वाष्पशील हार्मोन, ये कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फेरामोन्स को रिलीज करते हैं अपोजिट सेक्स के ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। अपोजिट सेक्स के मेंबर को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर कभी कभी खतरों का सिग्नल देते हुए भी एक्टो हार्मोन्स बॉडी से सिक्रीट होते हैं। तो फेरामोन्स जो होते हैं वो एक्टो हार्मोन्स भी कहलाते हैं और वोलेटाइल हार्मोन्स भी कहलाते हैं। फेरामोन सिक्रेटेड बाय सिल्क मॉथ। अनेकों ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो वोलेटाइल हार्मोन्स या एक्टो हार्मोन्स या फेरामोन्स को सिक्रीट करते हैं। फेरामोन्स जो कि सिल्क मॉथ के द्वारा स्रावित होते हैं, रेशम के कीट के द्वारा, सिल्क मॉथ रेशम के कीट के द्वारा जो स्रावित होते हैं, उसको एनीबडी कोई बोलना चाहता है? कोई भी नहीं? यस, गुड, रुखसार ने आंसर दिया। बॉम्बिकॉल कहते हैं इसको, बॉम्बिकॉल, याद रखोगे, बॉम्बिकॉल। फेरामोन सिक्रेटेड बाय सिल्क मॉथ को हम क्या कहते हैं? बॉम्बिकॉल। और फेरामोन सिक्रेटेड बाय मस्क डियर, कस्तूरी हिरन के द्वारा, कस्तूरी हिरन के द्वारा स्रावित जो फेरामोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कॉन कहते हैं, मस्कॉन। और एक और चीज़ लिख रहा हूँ, कभी हनी बी के द्वारा, मधुमक्खी होती है ना, उसके द्वारा यदि स्रावित आपसे पूछ ले कि एक्टो हार्मोन कौन सा होता है या फेरामोन कौन सा होता है, तो वो भी लिख देता हूँ, गेरेंडियोल। कौन सा होता है दोस्तों? गेरेंडियोल। तो ऐसे कई सारे फेरामोन्स स्रावित होते हैं। मैंने जो मुख्य मुख्य जो है वो लिखे हुए हैं। एक और लिख देता हूँ आपके सामने, जैसे कैट से एक हार्मोन स्रावित होता है सीवीटोन, एक एक्टो हार्मोन स्रावित होता है बिल्लियों से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज सीवीटोन। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सुधा ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट,
पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड ओरिजिनेट फ्रॉम, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति किससे होती है? तो इन दोनों की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वो कहाँ से होती है? एक्टोडर्म से होती है। सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि की उत्पत्ति के ऊपर भी आप लोगों को प्रश्न पूछ लेते हैं। तो उत्पत्ति जो है वो इनकी किससे हुई है? पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? एक्टोडर्म से हुई है। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ओरिजिनेट फ्रॉम। अगला प्रश्न है थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इन सब की उत्पत्ति किससे हुई है? एक भ्रूणीय परत से हुई है जिसका कि नाम क्या है? एंडोडर्म। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? एंडोडर्म से हुई है। पिट्यूटरी डार्फिज्म इज कॉज्ड बाय, पीयूष ग्रंथि से संबंधित बोनापन, पीयूष ग्रंथि से संबंधित बोनापन किसके कारण होता है? तो आप लिखोगे ग्रोथ हार्मोन के अल्पस्रावन, जीएच के अल्पस्रावन से, जीएच के अल्पस्रावन से, जीएच के अल्पस्रावन से हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच, जीएच के अल्पस्रावन से, जीएच के अल्पस्रावन से पीयूष ग्रंथि से संबंधित बोनापन होता है। जीएच के अल्पस्रावन से हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच कॉजेज पिट्यूटरी डार्फिज्म, जिसमें कि बच्चा जो है वो क्या रह जाता है? बोना रह जाता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच। अगला प्रश्न लेते हैं, साइमंड्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। पहली बात तो ये बता दूं कि साइमंड्स डिजीज जो होती है वो एडल्ट्स के अंदर होती है, बच्चों के अंदर नहीं होती है। और ये किसके कारण होती है? जीएच के अल्पस्रावन से, जीएच के अल्पस्रावन से। वही चीज कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच, हाइपोसिक्रीशन ऑफ जीएच। साइमंड्स रोग का कारण, साइमंड्स रोग के अंदर क्या होता है? समय के पहले बुढ़ापा, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है, समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है ना। प्रीमेच्योर एजिंग कहते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, प्रीमेच्योर एजिंग मतलब किसी एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, किसी एडल्ट के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो उसमें समय के पहले बुढ़ापा आ जाता है। कई लोग 25 साल के होते हैं और दिखते हैं 70 साल जितने, तो दे आर सफरिंग फ्रॉम साइमंड्स डिजीज। साइमंड्स रोग का कारण जीएच के अल्पस्रावन से, ये एडल्ट के अंदर होता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्रंथि के अंदर स्पेशल सेल्स होती है फॉलिकल्स के बीच बीच में, थायराइड ग्रंथि के अंदर पुट्टिकाओं के बीच बीच में, फॉलिकल्स के बीच बीच में स्पेशल सेल्स होती है जिनको बोलते हैं दोस्तों पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स, या उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सी सेल्स, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स या सी सेल्स कहते हैं। ये किसका स्रावन करती है? कैल्सीटोनिन का। आप चाहें तो कैल्सीटोनिन को थायरोकैल्सीटोनिन भी कह सकते हो, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हो रहा है, थायरोकैल्सीटोनिन, ठीक है। और ये बिल्कुल पीटीएच के अपोजिट काम करता है, ये पीटीएच के बिल्कुल क्या करता है? अपोजिट, पैराथ हार्मोन के अपोजिट काम करता है, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावन कौन करता है? थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिक्यूलर सेल, हिंदी में बोलूँ तो परापुटकीय कोशिकाएं या सी कोशिकाएं इसका स्रावन करती है। मेरे ख्याल से क्लियर है, हाँ, नीलोफर वगैरह ने बताया है, बिल्कुल सही। डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड बाय, तो डायबिटीज मेलिटस, ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज मेलिटस, इंसिपिडस नहीं पूछा है। डायबिटीज मेलिटस रोग का कारण क्या है? तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी है ना। जब हमारी बॉडी की बीटा सेल्स है ना, पेनक्रियास के अंदर, अग्नाशय के अंदर मिलने वाली बीटा सेल्स क्या स्थापित नहीं कर पाती है? क्या स्थापित नहीं कर पाती है? इंसुलिन स्थापित नहीं कर पाती है, तो व्यक्ति डायबिटीज मेलिटस का शिकार हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस बोले तो मधुमेह है, राइट। डायबिटीज मेलिटस बोले तो क्या भाई? मधुमेह। तो डायबिटीज मेलिटस रोग का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। गुड, निधि ने भी आंसर दिया, रुखसार ने भी आंसर दिया है। डायबिटीज मेलिटस रोग का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, डायबिटीज इंसिपिडस इज कॉज्ड ड्यू टू, तो एडीएच की कमी के कारण, एडीएच की कमी के कारण ये डायबिटीज इंसिपिडस है ना, वो डायबिटीज मेलिटस था। डायबिटीज मेलिटस दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है,
और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से होता है। एडीएच तो सभी जानते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से, एडीएच की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय, ग्लूकागोन हार्मोन कौन स्रावित करती है, तो अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं है ना, लैंगरहैंस की जो हम ये कह सकते हैं कि लैंगरहैंस की जो अल्फा कोशिका, लैंगरहैंस द्वीप, राइट, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं जो होती है ना, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, तो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं तो 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा, गामा। तो उनमें से कौन सी लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाओं भी कौन सी, अल्फा सेल्स। क्लियर है। अल्फा सेल्स के द्वारा राइट क्या स्रावित होता है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। देखो मैं किसने जवाब दिया है, यस। तो अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की जो द्वीप कोशिकाएं होती है, उनमें से जो अल्फा सेल्स होती है वो ग्लूकागोन हार्मोन का क्या करती है, स्रावन करती है। और आपको मालूम होना चाहिए ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकागोन वो शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय, वही चीज, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, है ना, मतलब लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कौन सी, बीटा सेल्स। लैंगरहैंस का जो द्वीप समूह होता है उसकी बीटा कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीप समूह की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें भूलना मत, फिर मत कहना ये क्लास से याद आएगी, ये सर का वादा है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर आएंगे। हार्मोन सिक्रेटेड इन स्टमक, हार्मोन सिक्रेटेड इन स्टमक, स्टमक के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, कौन बता रहा है, स्टमक के अंदर कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है, एक ही हार्मोन सिक्रेट होता है और वो कौन सा है, गैस्ट्रीन। स्टमक के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होता है दोस्त, नहीं HCl नहीं, ये जो लोग आप लिख रहे हो कि HCl हार्मोन है क्या बेटा, क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना। हार्मोन सिक्रेटेड इन स्टमक, मैंने ये थोड़ी पूछा कि HCl सिक्रेटेड, ये एसिड सिक्रेटेड इन स्टमक, है ना, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक्स। बहुत अच्छे बच्चे जो हमेशा जवाब देते हैं, उन्होंने 2-3 बच्चों ने गलतियां कर दी है। ठीक है, गलती नहीं करनी है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। हार्मोन सिक्रेटेड इन स्टमक कौन है, तो गैस्ट्रीन है। व्हाट आर एंड्रोजेंस, तो एंड्रोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स, ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या है, एक मेल सेक्स हार्मोन है। तो ये क्या है, एक प्रिंसिपल एंड्रोजन है ना, मतलब मुख्य एंड्रोजन है। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, एंड्रोजेंस जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन है। जैसे उन ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स में भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो सबसे मुख्य एंड्रोजन है और इसको हम प्रिंसिपल एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजेंस बेसिकली क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स होते हैं, है ना, कभी भी याद रखना इनकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, स्टीरॉइड्स होती है। नेक्स्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्ट, हार्ट की जो भित्तियाँ होती है, हार्ट की जो भित्तियाँ होती है वो भी एक हार्मोन सिक्रेट करती है, उसको हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर और हार्मोन कह सकते हो आप, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। जानते हो ये ANF क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। क्या करता है दोस्तों, ये वैसोडाइलेशन करता है। मतलब कि वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि ये वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि ये वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाता है, वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाता है। तो वेसल्स के डायमीटर को बढ़ाएगा तो नेचुरली कि बीपी को कम करेगा, बीपी को कम करता है ना, ब्लड प्रेशर को ये क्या करता है दोस्तों, कम करता है, ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्ट, हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्ट दैट इज ANF, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर। हार्मोन प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ RBC,
ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि हार्मोन प्रमोटिंग प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन बता रहा है? आरबीसी को प्रेरित करना है। यस गुड, नीलोफर का पहला आंसर, नीलोफर ने जवाब दिया है और वो है इरिथ्रोपोइटिन। तो ये भी बता दो दोस्तों, नीलोफर ये भी बता दो कि इरिथ्रोपोइटिन कौन स्रावित करता है? इरिथ्रोपोइटिन कौन स्रावित करता है? बहुत सारे जवाब दिया है, सुनील और प्रभाकर और बाकी सभी ने जवाब दिया है। ये भी बता दो कौन स्रावित करता है? तो लिवर और किडनी दोनों स्रावित कर सकते हैं। वैसे आमतौर के ऊपर तो किडनी स्रावित करती है, वैसे तो किडनी स्रावित करती है, लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर लिवर भी स्रावित कर सकता है, राइट। थोड़ी बहुत मात्रा में कौन स्रावित कर सकता है? लिवर भी स्रावित कर सकता है। तो आमतौर के ऊपर कौन स्रावित करती है? किडनी। प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन, मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले यूनिट के अंदर भी बताया था, प्रेगनेंसी को जांचने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? HCG है। HCG बोले तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन स्रावित करता है? प्लेसेंटा। कौन स्रावित करता है? अपरा यानी कि प्लेसेंटा, राइट। और गर्भवती माता, यदि कोई एक फीमेल गर्भवती हो गई है तो उसके यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या स्रावित होना शुरू हो जाता है? HCG स्रावित होना शुरू हो जाता है। तो गर्भवती माता की मूत्र की एक बूंद जिस भी काफ़ी है इस बात को शो करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर HCG हार्मोन की प्रेजेंस मिलेगी। नेक्स्ट, हार्मोन सेक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन। तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है दोस्तों? मेलेटोनिन है, ठीक है ना। और ये जो मेलेटोनिन है वो किसी भी जीव के अंदर जो 24 घंटे का जो स्लीप वेक साइकिल होती है, जिसको सिरकेडियन मूवमेंट कहते हैं या सिरकेडियन रिदम कहते हैं, जो सिरकेडियन रिदम होती है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। स्लीप वेक साइकिल, 24 घंटे की जो स्लीप वेक साइकिल होती है उसको ये कंट्रोल करता है, राइट। ये पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, डिफेंस कैपेबिलिटी से संबंधित होता है। मैंने वीडियो के अंदर बताया भी था आपको मेलेटोनिन। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड इज मेलेटोनिन। घनश्याम, अशोक और आप लोगों का आंसर करेक्ट है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड, हार्मोन सिक्रेटेड बाय थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड से कौन होता है? थाइमोसिन सिक्रेट होता है। दोस्तों ये थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के विभेदन के लिए, टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो हमारी बॉडी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा देती है, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा देती है। और वो जो कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा देती है, ठीक है, तो वो उसके लिए थाइमोसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थाइमोसिन एक तरीके से टी लिम्फोसाइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी है। यूँ भी कह सकते हो कि थाइमोसिन हार्मोन जो है वो हमारे शरीर को इम्यूनिटी देने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड के द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो कौन सा है? PTH है दोस्तों, पैराथ हार्मोन है। कौन सा है? पैराथ हार्मोन है। आप इसको चाहें PTH को तो आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, PTH कहो, पैराथ हार्मोन कहो, या इसको कॉलिप हार्मोन भी कह सकते हो दोस्तों, कॉलिप हार्मोन। क्योंकि एक साइंटिस्ट था फिलिप कॉलिप, जिसने कि सबसे पहले PTH के बारे में बताया था, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? फिलिप कॉलिप ने बताया था, इसीलिए PTH को हम कॉलिप हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है? तो टेस्टिस के अंदर स्पेशल सेल्स होती है, लीडिक सेल्स, है ना, या आप चाहें तो उनको क्या कह सकते हो? इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हो, इंटरस्टिशियल सेल्स या अंतराली कोशिकाएं। क्योंकि अंतराली कोशिकाएं इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में पाई जाती है, इसलिए अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। और लीडिक कोशिकाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि लीडिक नामक वैज्ञानिक ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। दैट्स वाई इनको हम लीडिक सेल्स भी कहते हैं। ये मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रेट करती है जिसका कि नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है? तो फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ ओवरी, फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ
ओवरी यानी कि अंडाशय की पुटकीय कोशिकाएं, अंडाशय की पुटकीय कोशिकाएं, पुटकीय कोशिकाएं, है ना, अंडाशय की पुटकीय कोशिकाएं, अंडाशय की पुटकीय कोशिकाएं, ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स, अंडाशय की पुटकीय कोशिकाएं, फॉलिक्यूलर सेल्स। अच्छा, कभी ऑप्शन के अंदर मान लीजिए कि ग्राफिन फॉलिकल लिखा हुआ मिले, ऑप्शन के अंदर ग्राफिन फॉलिकल जो परिपक्व पुट्टिका होती है, ग्राफिन फॉलिकल वो लिखा हुआ मिले तो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने कई बार देखा है एग्जाम्स के अंदर फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी ना देकर वहाँ पर ग्राफिन फॉलिकल लिखा हुआ था, तो भी उससे कन्फ्यूजन नहीं रखना है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेटेड बाय, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, मुख्यतः ये किसके द्वारा स्रावित होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और आपको इतना सा मालूम होना चाहिए, खाली ग्राफिन पुट्टिका, खाली ग्राफिन पुट्टिका एक अंतस्रावी, खाली ग्राफिन पुट्टिका एक पीले रंग की अंतस्रावी रचना का निर्माण करती है, जिसका कि नाम कॉर्पस ल्यूटियम होता है, जो पीले रंग की होती है। और यही कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करती है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक माँ के अंदर उसके बच्चे जो पल रहा होता है भ्रूण, उसको 9 महीने तक गर्भ के अंदर बनाए रखता है। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, उस माँ के अंदर गर्भपात हो जाएगा, यानी कि एबॉर्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्रोमेगाली इज कॉज्ड बाय अग्रातिकायता। अग्रातिकायता किसके कारण होती है, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच, हाइपर सिक्रीशन ऑफ जीएच, जीएच के अतिस्रावन से, जीएच के अतिस्रावन से, अतिस्रावन से, जीएच के अतिस्रावन से क्या होता है, एक्रोमेगाली होती है, जिसमें उस पूरा शरीर बेडोल हो जाता है, विशेष तौर से फेस के ऊपर अगला अग्रातिकायता मतलब जो उस शरीर का अग्रभाग है उसमें सूजन देखने को मिलती है, एक्रोमेगाली, शरीर के अग्रभाग में सूजन। तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस मतलब व्यक्ति जो होता है वो बिल्कुल किसके जैसा हो जाता है, गोरिल्ला जैसा हो जाता है। क्रिटिनिज्म इज कॉज्ड बाय जड़ मानवता, जड़ मानवता किसको कहते हैं, तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन से, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, राइट, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन मतलब थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से, थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से जड़ मानवता हो जाती है। जड़ मानवता बच्चों के अंदर देखने को मिलती है और इसके 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो होता है ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म जिसको कहते हैं कि बोनापन, एक तो बोनापन, और दूसरा जो है दोस्तों मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, मंद बुद्धि, ठीक है, मंद बुद्धि, वो बच्चा मंद बुद्धि रह जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन और ड्वार्फिज्म हो जाएगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो क्रिटिनिज्म समझ में आ गया है, क्रिटिनिज्म समझ में आ गया, क्लियर। चलो, सिंपल गोइटर इज कॉज्ड बाय, तो वापस से हाइपोसिक्रीशन ऑफ, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन से, थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से सरल गलगंड रोग हो जाता है, सरल गलगंड रोग हो जाता है, घेंगा रोग जिसको कहते हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर ये होता है और इसमें लो आयोडीन इंटेक से होता है, लो आयोडीन इंटेक से। इसीलिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है कि आयोडाइज सॉल्ट खाओ, अब तो खैर गवर्नमेंट ने बैंड भी लगा दिया है नॉन आयोडाइज सॉल्ट के ऊपर। तो लो आयोडीन इंटेक लेने से मतलब शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा न जाने से, शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा न जाने से सिंपल गोइटर हो जाता है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो स्वेल हो जाती है, बल्ज हो जाती है। विशेष तौर से पहाड़ी इलाकों के अंदर देखने को ये रोग मिलता है, इसीलिए तो इसको हम लोग एंडेमिक रोग कहते हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित रोग, एंडेमिक डिजीज, क्षेत्र विशेष से संबंधित रोग है, एंडेमिक रोग है। नेक्स्ट, एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय, एडिसन डिजीज किसके कारण होता है, तो एक तरीके से एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी से, विशेष तौर से
विशेष तौर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी से, विशेष तौर से दोस्तों किसकी कमी से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी से, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी से, विशेष तौर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कमी से, राइट। और एडिसन रोग के अंदर क्या होता है? तो वीकनेस हो जाती है, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, वीकनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन, ब्रॉन्ज लाइक स्किन हो जाती है, ब्रॉन्ज लाइक स्किन पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज लाइक तांबे के समान जो होती है वो क्या हो जाती है? कांसे के समान, राइट, ब्रॉन्ज लाइक स्किन हो जाती है, ठीक है। तो ये एडिसन रोग के कारण है। क्लियर? काफ़ी कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वगैरह की कमी से। थायरोक्सिन हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड, थायरोक्सिन हार्मोन इज कॉल्ड एज, तो थायरोक्सिन हार्मोन को ही हम T4 कहते हैं। T4 का मतलब होता है दोस्तों टेट्रा आयोडोथायरोनिन, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, इसी को हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं, T4 या टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। और T3 जो होता है वो ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है। 2 लोब्स ऑफ थायरॉइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय, जैसे थायरॉइड ग्लैंड के अंदर 2 लोब्स होते हैं ऐसे, एक ये लोब दिख रहा है और एक ये लोब दिख रहा है, तो थायरॉइड ग्लैंड के दोनों लोब्स किसके द्वारा कनेक्टेड रहते हैं? तो याद रखना इस्थमस के द्वारा। किसके द्वारा कनेक्टेड रहते हैं? इस्थमस के द्वारा। थायरॉइड ग्रंथि के दोनों पिंड, थायरॉइड ग्रंथि के दोनों पिंड जिस रचना द्वारा क्या रहते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं? थायरॉइड ग्रंथि के 2 पिंड किसके द्वारा संयोजित रहते हैं? तो इस्थमस के द्वारा। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम, तो 2 नाम दूंगा मैं। एक तो होता है वेसोप्रेसिन, एक होता है दोस्तों कौन सा? वेसोप्रेसिन, एक होता है वेसोप्रेसिन और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? पेट्रिसिन। ये 2 नाम याद रखिए, शायद पेट्रिसिन लोग कम जानते होंगे, मैंने लेक्चर के अंदर भी बताया था आपको। वेसोप्रेसिन और एक और नाम भी जान लो, पेट्रिसिन। पेट्रिसिन और कौन सा है दोस्तों? वेसोप्रेसिन। नेम द डिजीज कॉल्ड ए सुसाइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, जिसमें कि थायरॉइड एंटीजन के खिलाफ बॉडी ही एंटीबॉडीज बनाती है, थायरॉइड एंटीजन के खिलाफ बॉडी प्रतिरक्षी बनाती है और अपनी ही थायरॉइड ग्लैंड को, अपने ही शरीर की थायरॉइड ग्लैंड को सुसाइड करवा देती है, मतलब उसकी आत्महत्या करवा देती है। तो सुसाइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड जो है वो कौन से डिजीज? हाशीमोटो डिजीज, सुना होगा आपने, हाशीमोटो डिजीज। नेम द डिजीज कॉल्ड ए सुसाइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, सुसाइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड कौन से रोग को थायरॉइड ग्रंथि की आत्महत्या कहते हैं? तो उसको हाशीमोटो डिजीज को कहते हैं, हाशीमोटो डिजीज। क्विक बर्थ हार्मोन, मतलब इसको प्रसव हार्मोन भी कहते हैं, मतलब जैसे ही माँ के अंदर 9 महीने पूरे हो जाते हैं गर्भ के, तो फिर बच्चा बॉडी के बाहर आना चाहिए, तो उस माँ के अंदर लेबर पेन्स उत्पन्न होनी चाहिए, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होनी चाहिए, जिससे कि बेबी जो है वो बाहर आ जाए, तो उसका नाम कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसको? दैट इज शीघ्र जन्म से संबंधित हार्मोन। क्विक बर्थ हार्मोन किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। नेक्स्ट, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन, जब एक बच्चा बर्थ ले लेता है तो उसको पोषण की आवश्यकता पड़ती है, तो बच्चे को पोषण देने के लिए जो हार्मोन होता है वो जो है, जिससे कि मिल्क जो है वो बॉडी के बाहर आ जाए, तो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन जो है वो कौन सा है? तो वापस से ऑक्सीटोसिन है। जैसे ही एक बच्चा माँ के पास में आता है रोते हुए, तो सीधा जो है वो मैसेज जाता है कहाँ पर? सीधा मैसेज जाता है माँ के हाइपोथैलेमस के ऊपर, और क्या स्रावित हो जाता है वहाँ से? ऑक्सीटोसिन। मिक्सोडिमा इज कॉज्ड बाय, पहली बात तो मिक्सोडिमा जो है वो किस में होता है? एडल्ट्स के अंदर। जिस तरीके से बच्चों के अंदर क्रेटिनिज्म होता था, जड़ मानवता होती थी, वैसे ही बड़ों के अंदर, विशेष तौर से फीमेल्स के अंदर क्या होता है? मिक्सोडिमा होता है। और मिक्सोडिमा इज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के अल्पस्रावन से, थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रीशन बोले तो अल्पस्रावन से, थायरोक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन से जो डिजीज होती है उसको अपने क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज मिक्सोडिमा। ये कुछ लोग जो है वो लिख रहे हैं सुधा, और हाइपर थायरोक्सिन नहीं, हमेशा याद रखो किसके भाई?
मिक्सोडिमा हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जिसमें कि बच्चे जो रोगी होता है, स्पेशली जो फीमेल्स होती है, वो बहुत लेजी हो जाती है, उनके हाथों के ऊपर, उनके गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, पल्स रेट स्लो हो जाती है, बीएमआर क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। ये सब मिक्सोडिमा के लक्षण है। मेरे लेक्चर को आपने ध्यान से देखा होगा। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर किसके कारण होता है? हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से, ध्यान दीजिएगा, अतिस्रावन से क्या हो जाता है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हो जाता है। नेत्र संधि रोग, क्योंकि इसके अंदर जो नेत्र होते हैं, नेत्र संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि आईज जो होती है वो आई बॉल से बाहर आ जाती है। हमारी आई बॉल का 25% हिस्सा दिख रहा है और 75% अंदर की तरफ है, और इस एक्सोप्थेल्मिक गोइटर के अंदर क्या होता है? 75% हिस्सा जो है वो बाहर आ जाता है। स्ट्रेंज लुक कहते हैं इसको, डरावनी शक्ल। व्यक्ति अपने कोई भी आश्चर्यचकित मुद्रा में कैसे होते हैं, और ये क्या हो गया? तो वो आश्चर्यचकित मुद्रा जो है वो उसके अंदर हमेशा बनी रहती है उस पेशेंट के अंदर, है ना, क्योंकि आई बॉल जो होती है वो बाहर आ जाती है, राइट। और दूसरी चीज़ स्ट्रेंज लुक होता है, बीएमआर बहुत बढ़ जाती है, ऑक्सीडेशन रेट बहुत बढ़ जाती है, हार्ट बीट रेट बहुत बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत वीक हो जाता है, उसको कुछ भी उसके अंदर स्टोर नहीं होता है, और थायराइड ग्लैंड भी थोड़ी बहुत बल्ज आउट हो जाती है। ये थायराइड ग्लैंड सिंपल गोइटर की तरह यहाँ पर भी बल्ज आउट हो जाती है, तो इसलिए इसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर यहाँ पर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? तो गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं, जनद हार्मोन भी कह सकते हो उनको। क्या कह सकते हो? जनद हार्मोन, इनको आप क्या कह सकते हो? जनद हार्मोन कह सकते हो। और जो जनद हार्मोन है वो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है दोस्तों कौन सा? FSH, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? LH। FSH और LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही क्या है? गोनेडोट्रोपिन्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन। एक माँ के अंदर दूध को बनाने वाला कौन? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहा था। दूध को बाहर लाने वाला हार्मोन कौन सा है? माँ के स्तनों से दूध को बाहर लाने वाला जो हार्मोन है वो तो था कौन सा? डेट इज नॉन एज ऑक्सीटोसिन। लेकिन अब माँ के अंदर दूध को बनाने वाला जो हार्मोन है वो कौन है? तो डेट इज नॉन एज प्रोलैक्टिन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। क्लियर है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो पहले मास्टर ग्लैंड के बारे में आइडिया होना चाहिए। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड कौन है भाई? पीयूष ग्रंथि है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस है। मतलब पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला, पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला जो है वो कौन है? दैट इज नॉन एज द हाइपोथैलेमस है। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस है। और मास्टर ग्लैंड कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है। रोल ऑफ FSH इन मेल, मेल के अंदर FSH हार्मोन का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करना, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करना, शुक्र जनन की क्रिया को क्या करना? प्रेरित करना। शुक्र जनन की क्रिया को, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करना, शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करना। मेल के अंदर FSH हार्मोन का काम क्या है? शुक्र जनन की क्रिया को क्या करना? प्रेरित करना। एक प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को ये क्या करता है दोस्तों? प्रमोट करता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ FSH इन फीमेल, तो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल्स, प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल्स, है ना, मतलब पुटिकाओं के निर्माण को प्रेरित करना, पुटिकाओं के निर्माण को क्या करना? प्रेरित करना। आपको याद हो तो मैंने लेक्चर के अंदर रिप्रोडक्शन वाले यूनिट में भी बताया था, प्राइमरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होती है। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मासिक चक्र जो होता है, उसके अंदर जो याद करो 5वें दिन से लगाकर और 13वें दिन का जो समय होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के
5वें दिन से 13वें दिन तक का जो ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 9 दिन का जो समय होता है, इसके अंदर फीमेल के अंदर FSH सक्रिय होता है। और आप जानते हो प्राइमरी फॉलिकल बदलती है किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल बदलती है किसके अंदर, टर्शरी फॉलिकल के अंदर, और टर्शरी फॉलिकल बदल जाती है किसके अंदर दोस्तों, ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर। कभी ये सोचा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किसके कारण हुआ है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज जस्ट बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ द फॉलिकल्स। रोल ऑफ LH इन फीमेल, फीमेल के अंदर LH का रोल क्या होता है? ओव्यूलेशन, प्रमोट ओव्यूलेशन, प्रमोट ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करना, अंडोत्सर्ग को क्या करना भाई? प्रेरित करना। रोल ऑफ LH इन फीमेल। रोल ऑफ ICSH इन मेल, याद करो LH को ही हम ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। तो ये क्या करता है? यह हार्मोन अंतराली कोशिका को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, यह हार्मोन अंतराली कोशिका को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अंतराली कोशिका, तभी तो अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतराली कोशिका को प्रेरित करने वाला हार्मोन। नेक्स्ट, फर्स्ट मैसेंजर हमेशा किसको कहते हैं? हार्मोन को। डोंट बी कंफ्यूज्ड। फर्स्ट मैसेंजर दोस्तों, फर्स्ट मैसेंजर किसको कहेंगे हम लोग? हार्मोन को कहते हैं। प्रथम संदेशवाहक कौन है? हार्मोन है। और सेकंड मैसेंजर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेकंड मैसेंजर कौन है? तो CAMP का मतलब होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सेकंड मैसेंजर है। ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहां से डिराइव होता है? तो मीजोडर्म से। और यदि ऐसे होता क्वेश्चन तो क्रॉस क्वेश्चन भी कर देता हूं तुमसे, एड्रिनल मेडुला होता दोस्तों, तो एड्रिनल मेडुला कहां से होता है? तो एड्रिनल मेडुला पूछे तो एक्टोडर्म, और एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब इसकी उत्पत्ति किस भ्रूणीय परत से होती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स की उत्पत्ति किस भ्रूणीय परत से होती है? तो मीजोडर्म से। और एड्रिनल मेडुला की उत्पत्ति किससे होती है? तो दैट इज एक्टोडर्म से। क्लियर है? नेक्स्ट, पैराथायरॉयड टिटेनी इज कॉज्ड बाय, पैराथायरॉयड टिटेनी का कारण क्या? तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी कि PTH के अल्प स्रावन से पैराथायरॉयड टिटेनी हो जाती है, पैराथायरॉयड ऐंठन हो जाती है, जिसमें कि मसल्स लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में रह जाती है, पेशियां जो होती है वो लंबे समय तक संकुचित अवस्था में रह जाती है, रिलैक्स नहीं होती है, पूरा शरीर जो होता है वो कड़क हो जाता है ना, जैसे टिटेनस वगैरह के अंदर होता है वैसा ही कुछ, लेकिन बस ये पैराथायरॉयड टिटेनी है। प्रिंसिपल मेंडेलोकॉर्टिकॉइड, आप सब जानते हो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कई सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं, मेंडेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो प्रिंसिपल मेंडेलोकॉर्टिकॉइड का नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। प्रिंसिपल मेंडेलोकॉर्टिकॉइड का मतलब है मुख्य मेंडेलोकॉर्टिकॉइड कौन है? तो मुख्य मेंडेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो कौन सा है दोस्तों? एल्डोस्टेरोन है। प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है? तो दो है, कॉर्टिसोल है दोस्तों, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, कौन कौन से? कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन। ये सही रजनी एंड इन्होंने जवाब दिया है, राइट। कॉर्टिसोल तो ही, उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरोन भी है, कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरोन। नेक्स्ट, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन।
शरीर के अंदर लवणों को बनाए रखने वाला हार्मोन। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो शरीर के अंदर भारी नुकसान हो जाएगा, आयंस कम हो जाएंगे, सॉल्ट्स कम हो जाएंगे। तो सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन जो है वो कौन है? एल्डोस्टेरोन। ये शरीर के अंदर लवणों को क्या करता है? बनाए रखता है ना, प्रॉपर अमाउंट के अंदर बनाए रखता है। एल्डोस्टेरोन सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन किसके द्वारा स्रावित हो रहा था? मेनिलोकॉर्टिकॉइड्स के द्वारा। एफएफएफ हार्मोन, एफएफएफ का मतलब क्या होता है? फ्लाइट फाइट फियर हार्मोन, है ना। और ये जो है वो इमरजेंसी हार्मोन भी है। ये कौन सा है दोस्तों? इमरजेंसी हार्मोन है। ये कौन सा है? इमरजेंसी हार्मोन है। और इसको हम क्या कहते हैं? कौन बता रहा है? लो जल्दी से बता दो। गुड, एड्रीनलिन। क्या है भाई? एड्रीनलिन है। ये इमरजेंसी हार्मोन है। क्यों? आपातकालीन स्थितियों में, जब आपातकालीन स्थितियां होती है तभी ये स्रावित होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जानते हो ना, उसमें अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं होती है ना। तो और पीपी कोशिकाएं भी, अब तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन किस में पाई जाती है दोस्तों? पैनक्रियाज के अंदर। मतलब कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय के अंदर, अग्नाशय के अंदर। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस फाउंड इन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन पैनक्रियाज। रोल ऑफ सिक्रेटिन, सिक्रेटिन का रोल क्या है? तो सिक्रेटिन जो होता है वो अग्नाशय रस के स्त्रावित करने के लिए, अग्नाशय रस स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। क्लियर? अग्नाशय को अग्नाशय रस के स्त्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट्स द पेनक्रियाज टू रिलीज पेनक्रियाटिक जूस। हार्मोन विच कंट्रोल बीएमआर, बीएमआर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? थायरोक्सिन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीएमआर आपकी बॉडी के अंदर बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर का मतलब होता है आधारीय उपापचयी दर। दोस्तों क्या कहा मैंने? बीएमआर बोले तो आधारीय उपापचयी दर। हमारे शरीर के अंदर आधारीय उपापचयी दर, इंग्लिश में बोलो तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने वाला यदि कोई हार्मोन है तो वो कौन सा है? थायरोक्सिन है। कैलोरीजेनिक हार्मोन, कैलोरीजेनिक हार्मोन फिर से कौन सा है? थायरोक्सिन है। कैलोरीजेनिक जैसे कि नेम शो कर रहा है ऊर्जा से संबंधित है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो सेल्स को ऑक्सीजन इनटेक के लिए बढ़ावा देता है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसके कारण सेल्स जो होती है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर पाती है। ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक कर पाएगी तो उसके कारण रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ प्रॉपर होती है। रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ प्रॉपर होती है तो एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बीएमआर जो है वो बेटर रहेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट बेटर रहेगी, क्योंकि ये एटीपी के उत्पादन से संबंधित है। एटीपी के उत्पादन से संबंधित है, इसीलिए थायरोक्सिन हार्मोन को हम कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं रोल ऑफ एमएसएच। एमएसएच जानते हो? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। एक मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसको इंटरमीडियन भी कहते हैं, इसको इंटरमीडियन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, कोई बता सकता है आप में से? राइट, यदि इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये स्किन कलर को डार्क कर देता है ना। स्किन कलर को डार्क करता है। यस करेक्ट है, एक बच्चे ने जवाब दिया, स्किन कलर को डार्क करता है। ये स्किन कलर को क्या करता है दोस्तों? ये डार्क करता है। यदि एमएसएच को, ऐसी मान्यता है, प्रूवन नहीं है, यदि इसको शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, स्किन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये स्किन के कलर को लाइट नहीं करेगा, डार्क करेगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, राइट, आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, या जिसको कि हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन कहते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिक लोब्स इन मिड ब्रेन, हम मानवों के अंदर ऑप्टिक लोब्स, दृक पिंडों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दृक पिंडों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों, राइट। इसीलिए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर, ह्यूमन बींग्स की मिड ब्रेन के अंदर क्या होते हैं? दृक पिंडों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, इसीलिए उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर,
श्वसन लय केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो श्वसन लय केंद्र जो होता है वो कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होता है, ठीक है ना। और न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एनीबडी ऑफ यू, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कोई बताना चाहता है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर, हाँ बहुत सारे लोगों ने, हाँ सबसे पहला आंसर नीतू का आया है, फिर हुमा का भी आया है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भगवान का भी आया है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज लोकेटेड इन पोन्स वेरोलाई। पोन्स भाग होता है ना, हाइंड ब्रेन का एक भाग है, तो पोन्स वेरोलाई। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है? पोन्स में। ये भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। पोन्स के अंदर जो ये क्षेत्र है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये केवल स्तनधारियों की विशेषता है कि दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध किससे जुड़े रहते हैं? तो दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध जुड़े रहते हैं दोस्तों कहाँ से? कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। कॉर्पस कैलोसम, याद रखना, दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध, मानवों के अंदर दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध आपस में जो जुड़े रहते हैं वो किससे जुड़े रहते हैं? कॉर्पस कैलोसम से। ये स्तनधारियों की विशेषता है। नेम द मेनिंजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो ऐसे याद रखो, डीएपी, ड्यूरामेटर, बाहर से अंदर की तरफ ड्यूरामेटर, बाहर से अंदर की ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, आप जानते हो ना, ये तो मस्तिष्क के चारों तरफ पाए जाने वाले मस्तिष्क आवरण है। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, क्लियर है? कौन कौन से दोस्तों? ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। नेम द ब्रेन पार्ट इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग, कौन बता रहा है? बैलेंसिंग के लिए दोस्तों, बैलेंसिंग के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है? बैलेंसिंग के लिए नहीं, सेरिबेलम। सेरिबेलम ये क्या होता है दोस्तों? किसके लिए होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क कहते हैं। अनुमस्तिष्क जो होता है वो किसके लिए होता है? बैलेंसिंग के लिए होता है। सेरिबेलम जो है वो बैलेंसिंग के लिए होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम बोले तो क्या दोस्तों? प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क है, राइट। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, गुड। नेक्स्ट, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो वो कौन है? सेरिबेलम है। सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क दोस्तों, अनुमस्तिष्क। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है। थर्मो रेगुलेटर ऑफ बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन है? तो शरीर का ताप नियंत्रक कौन है दोस्तों? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो कौन सा है? थर्मो रेगुलेटर है। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस, मानवों के अंदर कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या, मानवों के अंदर कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या तो कितनी होती है? 12 जोड़ी, 12 पेयर्स होती है दोस्तों, ठीक है ना। कितनी होती है भाई? 12 पेयर्स, 12 पेयर्स, केवल 12 नहीं, 12 जोड़ी। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्रेन स्टेम? ब्रेन स्टेम 3 चीजों से मिलकर बना होता है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेड्यूला ऑब्लिंगेटा, राइट, भूलना मत भैया। मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लिंगेटा, मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लिंगेटा इज इक्वल टू मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बींग्स, मानवों के अंदर मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या, मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है? 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स है, यानी कि 31 जोड़ी है। नेम द न्यूरॉन्स विच कंडक्ट इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस, उन न्यूरॉन को क्या कहते हैं जो आवेगों को संवहन ग्राहियों से ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर लेके जाते हैं, जो आवेगों का संवहन ग्राही से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? सेंसरी नर्व्स। सेंसरी कौन सी होती है दोस्तों? सेंसरी नर्व्स, संवेदी तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? संवेदी तंत्रिकाएं, जिसका काम होता है आवेगों को रिसेप्टर से, जो आवेगों को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लेके जाए, वो संवेदी तंत्रिकाएं। और इसका उल्टा, उन न्यूरॉन को क्या कहोगे जो आवेगों का संवहन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अपवाहक अंग यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर लेके जाए, तो वो कौन होते हैं? मोटर नर्व्स, है ना, मोटर न्यूरॉन्स। कौन होंगे दोस्तों? चालक न्यूरॉन, क्लियर है, जिनका काम जो होता है वो
अपवाहक अंग पे लेके जाते, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से इंपल्सेस को अपवाहक अंग पे लेके जाए, वो चालक न्यूरॉन है। विच न्यूरॉन्स आर फाउंड इन रेटिना ऑफ आई? रेटिना ऑफ आई के अंदर कौन से होते हैं? बाईपोलर न्यूरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर कि नेत्र की रेटिना में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो भूलना मत, मेरे लेक्चर में भी बताया था बाईपोलर न्यूरॉन, द्विध्रुवीय न्यूरॉन, याद रखोगे दोस्तों, द्विध्रुवीय न्यूरॉन। विच न्यूरॉन्स आर फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज? एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय अवस्था के अंदर कौन से न्यूरॉन मिलते हैं? तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर कौन से होते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन, यानी कि एक ध्रुवीय तंत्रिका तंतु या न्यूरॉन, एक ध्रुवीय न्यूरॉन, ठीक है, यूनिपोलर। एंड विच न्यूरॉन्स आर फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? मल्टीपोलर न्यूरॉन, यानी कि बहुध्रुवीय न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्लियर है, भूलना मत। नेक्स्ट अगला आ जाते हैं, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट, है ना, माइलिन शीट, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट, दो सटी हुई माइलिन आच्छादित के बीच में पाए जाने वाले गैप को क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा माइलिन शीट कभी भी बेटा कंटिन्यूअस नहीं होती है, उसके बीच में गैप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर। सभी जानते हैं नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर की गांठें, ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? दो सटी हुई माइलिन आच्छादित के बीच पाए जाने वाले गैप को क्या कहते हैं? रेनवियर की गांठें। विच सेल्स फॉर्म माइलिन शीट अराउंड एक्सोन? तंत्रिकाक्ष के चारों तरफ कौन सी कोशिकाएं माइलिन आच्छादित बनाती है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइलिन आच्छादित को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी? श्वान कोशिकाएं, जिसको बोलते हैं श्वान सेल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? श्वान सेल्स। वेयर इज व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर फाउंड इन ब्रेन में, मस्तिष्क में पूछा है, तो याद रखो व्हाइट मैटर जो होता है दोस्तों, व्हाइट मैटर ब्रेन के अंदर वो तो होता है अंदर की तरफ व्हाइट मैटर, और जो दूसर द्रव्य होता है ना, दूसर द्रव्य जो होता है वो दूसर द्रव्य यानी कि ग्रे मैटर जो होता है वो कहां पर होता है? अंदर की तरफ, राइट। दूसर द्रव्य अंदर की तरफ होता है, राइट। व्हाइट मैटर अंदर की तरफ, एक मिनट सॉरी, यहां पर क्या हो गया दोस्तों? व्हाइट मैटर कहां पर है? अंदर की तरफ है, और ग्रे मैटर जो है वो कहां पर है? बाहर की ओर, ग्रे मैटर बाहर की ओर। क्लियर है? तो व्हाइट मैटर इन, ग्रे मैटर आउट। ये सुनील बिल्कुल सही है, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ, ग्रे मैटर बाहर की ओर। क्लियर? और स्पाइनल कॉर्ड में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वेयर इज व्हाइट मैटर? तो व्हाइट मैटर यानी कि श्वेत द्रव्य कहां पर है? बाहर की तरफ, आउट। और ग्रे मैटर यानी कि धूसर द्रव्य बेटा कहां पर है? तो अंदर की तरफ, है ना। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। एक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, वापस से एक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या कहते हैं? नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग, ये कोई अलग नहीं है। एक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व इंपल्स, तंत्रिका आवेग। क्रिया विभव को कहते हैं, तो क्रिया विभव ही वास्तव में क्या है दोस्तों? नर्व इंपल्स है। पाथवे यूज्ड इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो पाथवे यूज होता है वो कौन सा है? रिफ्लेक्स आर्क, प्रतिवर्ती चाप, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया में जो पथ प्रयुक्त होता है, उसको अपने क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। अच्छा जवाब दे रहे हो, सब लोग सेलेक्ट हो सकते हो आप लोग। थोड़ी सी ताकत लगा दो लास्ट मोमेंट के ऊपर। स्पेस फाउंड बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, ऐसे आप ये तो जानते हो मस्तिष्क के चारों तरफ 3 परतें होती है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर और ये पाया मैटर, डीएपी। तो पूछा है ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड, ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड, मतलब वो पूछा है यहां पर कौन सी स्पेस है, यहां कौन सी स्पेस है? इधर। तो ड्यूरा मैटर के नीचे और एरेक्नोइड के ऊपर कौन सी होती है?
सब ड्यूरल स्पेस होती है, सब ड्यूरल स्पेस। समझ में आ रहा है ना? ड्यूरामेटर के तो नीचे और एरेक्नोइड के ऊपर, ड्यूरामेटर के नीचे और एरेक्नोइड के ऊपर कौन सी होती है? सब ड्यूरल स्पेस। नेम द क्रेनियल नर्व्स विच आर सेंसरी, नेम द क्रेनियल नर्व्स विच आर सेंसरी। तो एक कोड दे रहा हूं 1, 2 और 8, ऐसे कोड याद रखो 128, 1, 2, 8, राइट, 1, 2 और 8, मतलब ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी, राइट। 128 ध्यान रखना है। नेम द क्रेनियल नर्व्स विच आर सेंसरी, जो संवेदी होती है वो कौन सी होती है? 128, 1, 2 एंड 8। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? 10th है और उसका नाम क्या है? वेगस। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व बेटा कौन सी है? 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है ना, उनमें से सबसे लंबी कौन सी? कपाली तंत्रिका, वेगस है। और सबसे जो यहाँ पर जो है ये वाली जो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व वो कौन सी है? जैसे सबसे लंबी तो कौन सी है? सबसे लंबी कौन सी है भाई? वेगस है। और सबसे लंबी वेगस है और सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट कौन बताएगा? ट्राइजेमिनल, यस, ट्राइजेमिनल, करेक्ट, ट्राइजेमिनल। लार्जेस्ट कौन सी है? ट्राइजेमिनल है, करेक्ट है, हाँ, ट्राइजेमिनल। और फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेन वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेन वेंट्रिकल को क्या कहते हैं दोस्तों? पैरासील। और कहाँ होती है दोस्तों पैरासील? कहाँ पर होती है? तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में उपस्थित, प्रमस्तिष्क गोलार्धों में उपस्थित। कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क गोलार्धों में उपस्थित होती है, क्योंकि सेरिब्रल हेमिस्फीयर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को हम क्या बोलते हैं? पैरासील कहते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वेंट्रिकल को क्या कहते हैं? थर्ड वेंट्रिकल को डायोसील कहते हैं। और ये दोस्तों कहाँ होती है? डायनसिफेलोन में उपस्थित, डायनसिफेलोन में उपस्थित डायोसील। 2 बंडल्स ऑफ फाइबर्स विच लाई ऑन लोअर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन, तंतुओं के 2 समूह जो मध्य मस्तिष्क की निचली सतह पर पाए जाते हैं। कोई भी ये जवाब दे सकता है क्या? 2 बंडल्स ऑफ फाइबर्स विच लाई ऑन लोअर सरफेस ऑफ मिड ब्रेन, तंतुओं के 2 समूह जो मध्य मस्तिष्क की निचली सतह के ऊपर पाए जाते हैं। तो मध्य मस्तिष्क की निचली सतह पर जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सेरिब्रल पेडिंकल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको सेरिब्रल पेडिंकल कहते हैं, इनको सेरिब्रल पेडिंकल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्रूरा सेरिब्राई, क्रूरा सेरिब्राई भी, क्रूरा सेरिब्राई या सेरिब्रल पेडिंकल। फंक्शन ऑफ वर्निक्स एरिया लोकेटेड इन लेफ्ट टेम्पोरल लोब, राइट। वर्निक्स क्षेत्र जो लेफ्ट टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका काम क्या होता है? कौन बताएगा? लेफ्ट टेम्पोरल लोब के अंदर मिलने वाला वर्निक्स एरिया का काम क्या है? टू अंडरस्टैंड स्पीच, स्पीच को समझना, स्पीच को समझना। जैसे अभी मैं आपके सामने स्पीच दे रहा हूं, है ना, मैं स्पीच दे रहा हूं तो आप सुन रहे हो, राइट। तो आपका जो काम कर रहा है वो कौन सा है? वर्निक्स एरिया काम कर रहा है, क्योंकि मैं जो स्पीच दे रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं। तो आपके लेफ्ट टेम्पोरल लोब के अंदर वर्निक्स एरिया है, वो भी काम कर रहा है, तो आप चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। और यदि मैं बोल रहा हूं तो मेरा ब्रोका एरिया काम कर रहा है। मेरा कौन सा एरिया काम कर रहा है? ब्रोका एरिया। तो ये भी ध्यान रखना। अब सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फिल्ड विथ, सिनेप्टिक पुटिकाएं जो न्यूरॉन के एंड पर पाई जाती है वो किससे भरी रहती है? तो न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर से भरी रहती है। किससे भरी रहती है दोस्तों? सिनेप्टिक पुटिकाएं किससे भरी रहती है? केमिकल सब्सटेंसेस से भरी रहती है, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, तो साइटोन ऑफ न्यूरॉन, साइटोन ऑफ न्यूरॉन, आप चाहें तो साइटोन कहो, आप चाहें तो सेल बॉडी कहो। सेल बॉडी या साइटोन, न्यूरॉन की सेल बॉडी या साइटोन के अंदर नीजल ग्रेन्यूल्स होती है और इनका काम लेना देना किससे? प्रोटीन सिंथेसिस से है। इनका लेना देना किससे दोस्तों? प्रोटीन सिंथेसिस से। गैप फाउंड बिटवीन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली के मध्य पाए जाने वाला अंतराल क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। याद भूलना मत, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट,
आर श्वान सेल्स फाउंड इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। देखो माइलिन शीट का निर्माण कौन करती है? श्वान सेल्स। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या नॉन माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु में भी श्वान कोशिका पाई जाती है? यस, दे आर फाउंड। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि वो यहां पर क्या नहीं बनाती? माइलिन शीट नहीं बनाती है। श्वान सेल्स नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में भी मिलती है। जो नॉन माइलिनेटेड तंत्रिका तंतु होते हैं उनमें भी श्वान कोशिका पाई जाएगी, बट ये यहां पर माइलिन शीट का निर्माण नहीं करेगी। सब एरेक्नोइड स्पेस इज फिल्ड विद। सब एरेक्नोइड स्पेस कहां होती है? ये देखो, ये क्या है? ड्यूरामेटर। ये क्या है? एरेक्नोइड मैटर। ये क्या है? पायामेटर। अब सब एरेक्नोइड स्पेस कहां है? ये सब एरेक्नोइड है। ये वाली जो स्पेस है वो सब एरेक्नोइड स्पेस है। तो सब एरेक्नोइड स्पेस मतलब एरेक्नोइड के कहां पर है? नीचे है। सब एरेक्नोइड मतलब एरेक्नोइड के कहां पर है? नीचे। सब एरेक्नोइड गुहा भरी रहती है। तो कैसे भरी रहती है? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से भरी रहती है। किससे भरी रहती है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। ब्रोका मोटर स्पीच एरिया लाइन। अभी जैसे मैं भाषण दे रहा हूं और आप समझ रहे हैं, तो आपका वर्निक्स एरिया काम कर रहा है और मेरा जो है वो ब्रोका एरिया काम कर रहा है, क्योंकि मैं दे रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं। तो ब्रोका स्पीच एरिया कहां पर होता है? तो लेफ्ट फ्रंटल लोब। लेफ्ट फ्रंटल लोब। जैसे वर्निक्स एरिया कहां पर था बेटा? लेफ्ट टेम्पोरल लोब में था। ये लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर है। लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर, लेफ्ट फ्रंटल लोब के अंदर स्पीच एरिया प्रेजेंट होता है और उस स्पीच एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोकाज एरिया कहते हैं। विच लोब कंसिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ टच, पेन, हीट एंड कोल्ड। टच के लिए किसी ने आपको छुआ तो आपको मालूम पड़ता है, दर्द किसी ने पिन चुभाई तो आपको मालूम पड़ता है, गर्म चीज लगाई तो आपको मालूम पड़ता है, बर्फ लगाया तो मालूम पड़ता है। ये कहाँ है? इस सब कहाँ होता है? पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब, पैराइटल लोब के अंदर, पैराइटल पिंड के अंदर ये सब रिसेप्टर्स होते हैं, भूलना मत। वेयर इज वोमिटिंग सेंटर, कफिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, सलाइवेशन सेंटर फाउंड। जो वमन का केंद्र, कफिंग का केंद्र, छींक का केंद्र, लार का केंद्र, ये सब कहां पर होता है? तो ये कहां पर होता है? MO दोस्तों, मेडुला ऑब्लिंगेटा। 50 बार प्रश्न पूछा गया है, भूलना मत, कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। कफिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, सलाइवेशन सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, है ना, ये सब कहां पर होते हैं? मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो एक तो दोस्तों होते हैं इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्लस एमाइगडेला, एमाइगडेला प्लस हिप्पोकैम्पस, है ना, ये सब मिलकर और क्या बनाते हैं? लिम्बिक सिस्टम। जवाब दिया है कि किन्होंने? हाँ जी, हिप्पोकैम्पस, एमाइगडेला, हाँ ठीक है, और वो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो भाग है ना, वो सारे के सारे। यस, बेसिकली तो सबसे खास तो एमाइगडेला वगैरह है, हिप्पोकैम्पस है, ठीक है, ये सभी। ऑलराइट, तो इमोशनल ब्रेन किसको कहते हैं? इमोशनल ब्रेन, एनीबडी? इमोशनल ब्रेन किसको कहेंगे? यही लिम्बिक सिस्टम को ही, क्योंकि ये इमोशंस वगैरह के ऊपर कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज इमोशनल ब्रेन। नेक्स्ट, थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल आर कनेक्टेड बाय। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल किसके द्वारा कनेक्टेड रहती है? ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस द्वारा, ऑफ सिल्वियस द्वारा, ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस द्वारा, ईटर या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस द्वारा, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस द्वारा थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से, थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड रहती है। फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस, आपको मालूम है वो डॉग के ऊपर प्रयोग किए थे पेवलॉव ने। फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस कौन है? फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सेस जो है वो कौन है? तो पेवलॉव है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। मस्तिष्क आवरणों में होने वाले शोथ को क्या कहते हैं? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस। एक बैक्टीरिया होता है नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, नाइसीरिया मेनिंजाइटिस, उसका जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेनिंजेस के अंदर, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न
जो कि हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के ऊपर किए हैं। होप सो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी।